हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिमांड का नेक्स्ट पार्ट है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और दूसरा टॉपिक है शिफ्ट्स ऑफ डिमांड कर्व। दो लगभग सेम से पॉइंट है, बारीक सा डिफरेंस है इनमें। दोनों में ही डिमांड में चेंज होता है। एक जो चेंज होता है वो उसी डिमांड कर्व के ऊपर बना रहता है। इसमें जो भी चेंज होगा उसमें डिमांड कर्व में चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर पॉइंट्स में चेंज होगा। तो ये एक ही कर्व पे बने रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और दूसरा जो होता है उसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, यानी डिमांड में चेंज होगा और पुराने वाले पूरे कर्व की जगह नया कर्व आ जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनकी डिफ्रेंशिएशन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं और शिफ्ट्स ऑफ डिमांड कर्व को हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होता है कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज होता है। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होता है। तो इस प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है वो सेम कर्व पे बना रहता है और उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या इसको दूसरा नाम ये भी बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटेटिव डिमांड। चेंज इन क्वांटिटेटिव डिमांड, तो ये भी बोला जा सकता है। अब ये जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है या चेंज इन क्वांटिटेटिव डिमांड है, ये दो टाइप का होता है। इसके हिसाब से डिमांड कम या ज़्यादा होने के हिसाब से ये दो टाइप का हो सकता है। पहला, जब आपकी डिमांड बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। होता है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड। और दूसरा, जब आपकी डिमांड कम हो जाए तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो डिमांड एक्सपेंड हो सकती है या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। इन दोनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन इन डिमांड। जब प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ जाती है तो इसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड आपकी इम्प्रूव होती है, एक्सटेंड होती है, इसलिए इसको एक्सटेंशन इन डिमांड भी बोला जाता है। या फिर यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्राइस के रिलेशन में डिमांड की बात होती है तो इसलिए इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोला जाता है। तो इसको हम शेड्यूल और डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई प्राइस है और ये है क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी प्राइस है 5 रुपीज़, तब आपकी डिमांड है 10 यूनिट्स। आइसक्रीम जब 5 रुपए की मिल रही है तब डिमांड है 10 यूनिट्स की। अब इसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, 3 रुपीज़ जब प्राइस होती है तो इसकी डिमांड बढ़ करके हो जाती है 20 यूनिट्स। तो ये देखिए, ये जो प्राइस कम होने की वजह से जो डिमांड इंक्रीज हुई है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ये प्राइस की वजह से हुई है। यहाँ देखिए प्राइस कम हो रही है और ये डिमांड जो है वो एक्सपेंड हो रही है, तो इसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोला जाता है। इसको हम अगर डायग्राम से समझें तो यहाँ पे आपकी प्राइस है और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, और यहाँ पे प्राइस है 3 रुपी और ये यहाँ का लीजिए 6 रुपी, तो यहाँ लगभग 5 रुपी हो गया। और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट्स और ये 20 यूनिट्स। 5 रुपी पे है 10, तो 5 पे 10 और 3 पे है 20, तो ये 3 पर 20 और ये है आपका डिमांड कर्व। तो ये आपका डिमांड कर्व है जिसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है।
इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो ये डिमांड इंक्रीज हुई है, ये 10 to 20 जो हुई है, किसकी वजह से? जब ये इतनी प्राइस डिक्रीज हुई है। तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड जब भी इंक्रीज होती है तो इसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। ये देखिए इसी सेम कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाया जा रहा है, इसलिए इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोला जाता है। तो ये था पहला पार्ट, एक्सपेंशन इन डिमांड। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये जो है एक्सपेंशन इन डिमांड का अपोजिट है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड आपकी कम हो जाती है तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब आपको पता है ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कि डिमांड तभी कम होगी जब प्राइस ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज होता है तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको भी हम शेड्यूल से समझते हैं। इस साइड हम प्राइस लेते हैं और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लेते हैं दूसरी साइड। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जब आपकी प्राइस 3 रुपये थी तब डिमांड थी 20 यूनिट, और जब प्राइस इंक्रीज होकर 5 हो जाती है तब डिमांड कम हो जाती है 10 यूनिट्स की। तो ये देखिए प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड में जो डिक्रीज हुआ है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। शेड्यूल डायग्राम से अगर हम इसको समझेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस तो यहाँ पे 3 रुपीज़ और यहाँ पे 6 रुपीज़, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 10 and 20। जब प्राइस आपकी 3 रुपीज़ तब डिमांड है 20, ये पॉइंट। और जब प्राइस आपकी बढ़ करके 5 रुपीज़ हो जाती है तब डिमांड 10। ये आपका डिमांड कर्व। पहली सिचुएशन 3 रुपये वाली, ये पॉइंट ए, और ये दूसरी सिचुएशन बी पॉइंट वाली। अब ये ए से बी पॉइंट की तरफ जाने की जो प्रोसेस है, इसमें ये जो इतनी डिमांड जो कम हुई है किस वजह से? ये जो इतनी प्राइस बढ़ी है इसकी वजह से। तो यहाँ पॉइंट ए से बी की तरफ जाने की प्रोसेस को इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये दो पार्ट थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के, पहला एक्सपेंशन इन डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आता है चेंज इन डिमांड या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाता है, और ये जो है ये होता है प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर की वजह से। हम सबको पता है कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। तो पहला फैक्टर जिसका प्राइस का हमने रिलेशन पढ़ा, तो प्राइस की वजह से चेंज जो होता है उसको बोलते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें एक्सपेंशन हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन प्राइस के अलावा बाकी अगर किसी फैक्टर में चेंज हो और उसकी वजह से डिमांड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। तो यहाँ चेंज इन डिमांड बाकी सारे फैक्टर को प्रेजेंट करता है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो प्राइस की वजह से चेंज को प्रेजेंट करता है। तो इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के भी दो पार्ट हो सकते हैं। पहला है इंक्रीज और दूसरा है डिक्रीज। देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो वर्ड जो यूज़ किए थे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो दो वर्ड यूज होंगे वो होंगे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे दो तरीके की टर्म यूज की जाती है जब बाकी सारे फैक्टर में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज होता है। वो बाकी सारे फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो सकता है। बाकी सारे के सारे फैक्टर उनकी वजह से जो चेंज होगा वो शिफ्ट ऑफ डिमांड का होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड की। प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर में किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से
अगर डिमांड में चेंज होता है और डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। जैसे मैं कोई एक फैक्टर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और हम इसको टेबल से समझते हैं। जैसे किसी यूनिट की प्राइस है और उसकी क्वांटिटी डिमांड जो हो रही है वो लेते हैं। अब हमने बात की कि प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर से, तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी। जैसे आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपये थी और 10 रुपये ही है, लेकिन डिमांड जो है वो अगर इससे बढ़ जाए, पहले मान लीजिए 10 रुपये पे मैं 5 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था, अब क्या हुआ, मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगने लग गई वो, और मैं वो सेम रेट होने के बावजूद 10 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा हूँ। तो जब ये प्राइस आपकी कांस्टेंट है, इसके बावजूद ये जो डिमांड में जो चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। इसको अगर हम डायग्राम से समझे तो ऐसे होगा, यहाँ पे हमें प्राइस लेनी है, प्राइस फिक्स ही है, और यहाँ पे डिमांड, प्रॉपर्टी जरूर लिखें डायग्राम की, यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। प्राइस 10 रुपीज़ है, तब आपकी डिमांड है 5 यूनिट, यानी कि इस पॉइंट से डिमांड का निकल रहा है, इस पॉइंट से। अब उसी सेम प्राइस 10 रुपीज़ पे, ये 10 रुपीज़ की जो प्राइस है, उस पे अगर आपकी डिमांड बढ़ करके 10 यूनिट हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट पे ये नया डिमांड कर्व आ जाता है। इसका मतलब इसके रिलेशन में ये डिमांड कर्व जो है, केवल क्वांटिटी डिमांड की बात हो रही थी तो केवल इस पॉइंट की, इसके साथ पूरे डिमांड पे अलग अलग प्राइस पे, इस 5 यूनिट पे 5 प्राइस पे अलग डिमांड थी, या अगर प्राइस 15 हो जाता है तो अलग डिमांड थी। ये पूरा डिमांड कर्व चेंज बताया जा रहा है। अब प्राइस में कोई चेंज नहीं है अदर फैक्टर्स के कारण। यहाँ पे हमने लिया टेस्ट में चेंज की वजह से पूरी की पूरी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि 5 रुपीज़ पे जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, 10 रुपीज़ पे जो है वो भी बढ़ जाती है। तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और ये जो शिफ्ट होता है राइट वर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ओके, तो अभी हमने इंक्रीज इन डिमांड की बात की, अब हम अगला पॉइंट लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हमारा जो पॉइंट है डिक्रीज इन डिमांड, तो जैसे इंक्रीज इन डिमांड हुआ था उसका अपोजिट डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे मैं किसी एक फैक्टर को लेता हूँ, जैसे मैं एक फैक्टर लेता हूँ अब की बार इनकम का, कि इनकम में चेंज का क्या इफेक्ट होता है। तो आप सबको पता है जैसे ही इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, और जैसे इनकम इंक्रीज होती है डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगी इनकम में चेंज होने की वजह से। मान लीजिए कोई मेरी कुछ इनकम थी और तब कोई प्राइस था, सपोज कीजिए वो प्राइस है वो प्राइस है 10 रुपीज़, और तब क्वांटिटी डिमांडेड है 10 यूनिट्स। अब क्या हुआ, मेरी इनकम डिक्रीज हो गई। मान लीजिए मुझे पहले 50,000 मिलते थे, अब मेरे को 40,000 मिलते हैं। अब मेरी इनकम डिक्रीज हुई, परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी कम हुई, तो इस वजह से वो सेम प्राइस रहने के बावजूद हो सकता है कि मेरी डिमांड कम हो जाए। तो इनकम कम होने की वजह से प्राइस में चेंज हुए बिना डिमांड जब कम हो जाती है तो इसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होगा। जैसे अगर मैं 15 रुपीज़ पे कुछ डिमांड कर रहा था वो भी कम हो जाएगी, 20 रुपीज़ पे जो डिमांड कर रहा था वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसको शेड्यूल से समझें तो ये मानिए कि ये पहले मेरा डिमांड कर्व था, अब पूरा का पूरा डिमांड कर्व दूसरी साइड आ जाएगा। यहाँ पे हमने प्राइस लिया है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, तो ये जो पूरा का पूरा डिमांड कर्व इस साइड शिफ्ट हो जाता है। इस प्राइस पे 10 रुपीज़ पे अगर हम बात करें तो पहले जो ये था पॉइंट ए, अब ये हो गया पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने की प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं
डिक्रीज इन डिमांड। तो ये आपका कंसेप्ट पूरा हो जाता है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड का। तो यहाँ तक आपकी डिमांड का पार्ट जो है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद हमने जो पूरा कुछ सब कुछ पढ़ा है इसमें डिमांड में, वो केवल और केवल लॉ ऑफ डिमांड ये प्रेजेंट करता है कि प्राइस में चेंज का इफ़ेक्ट कैसे होगा। ये केवल मूवमेंट को शो करता है, केवल मैग्नीट्यूड, पूरे मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता कि कितना होगा। ये केवल एक डायरेक्शन बताता है कि हाँ प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। पूरे मैग्नीट्यूड की अगर बात करनी हो, उसका डिटेल इफेक्ट बात करनी हो, तो हम इसके लिए पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, कि चेंज के पोजीशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी अगले चैप्टर में।